2000, I got you loud and clear. मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है। गला खंगारते हुए मैंने बात शुरू की। मेरी बात सुनते ही गुलगारे का चेहरा ट्यूब लाइट की तरह चमकने लगा था। मेरी बात जारी रही। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ काम करते हुए मेरा टकराव एक बहुत बड़े दहशतगर्द कबील खान से हुआ था। इसी असना में मेरी मुलाकात एक लड़की पलवशा खान वजीर से हुई थी, जो अपनी बहन की बेरहमती और कत्ल का बदला लेने के लिए कबील खान को ढूंढती फिर रही थी। हमारा दुश्मन एक ही था और इसी बात ने हमें करीब कर दिया था। मैं तरबियत से तमाम ज़रूरी बातें इनके गोश गुजार करता गया। कबील खान और जहांदाद खान की मौत किस तरह पलवशा की वजह से मैं अमेरिकनों के हाथ चढ़ा, किस तरह उन्होंने मेरी वीडियोज़ बनाई, पलवशा का दोबारा मिलना, शादी, सोनोबर खान की मौत, अपनी गिरफ्तारी, फरार और पलवशा कर सरदार के साथ मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने निकलने तक मैंने तमाम अपनी बातें उनके गोश गुजार कर दी। पलवशा के जिक्र पर गुलगारा का चेहरा बुझ गया था, या शायद मुझे ही कुछ ऐसा लग रहा था। मेरी बात ख़त्म होते ही शमरेज़ खान तहसीन आमेज़ लहजे में बोला, तो आप हैं वो SS जो आरटी मक्खी को भी निशाना बना सकता है। मैंने इसे अपने निशानाबाजी और SS के नाम के बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसका यूं कहना मुझे शशद्दत कर गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराया। देख लें, इतनी जादूगरी तो हमें भी आती है। फिर भी मैं जानने पर मिसर हुआ। वो मानी हैज़ लहजे में बोला, हमारे घर में सिर्फ अचके और आवारा गर्द ही नहीं आते, यहाँ मुजाहिदीन का गुजर भी रहता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं भाई। कबील खान जैसे बड़े सरदार का कत्ल, जिसकी जड़ें अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थीं, इतनी छोटी बात नहीं कि इलाके में उसकी शोहरत न होती। और फिर उसके कत्ल में उसकी अपनी कौम व कबीले की लड़कियां शामिल थीं। उसके साथ दो कबीलों की लड़ाई में एक सरदार का कत्ल, और वो भी उसके अनोखे अंदाज से। आज तक 2.5-3 किलोमीटर के फासले पर हमने किसी को निशाना न बनते नहीं देखा था, और इसे निशाना बनाना पलवशा खान वजीर के महबूब SS ने, इसी तरह कबील खान के रोशन खान नामी कमांडर को SS ने किलोमीटर भर की दूरी से एक आड़ में फंसा लिया, यहाँ तक कि इसे मुआफ़ी मांग कर अपनी जान बचाना पड़ी। ये और इस जैसी और बहुत सी बातें हमें मुजाहिदीन और यहाँ से गुजरने वाले दूसरे लोगों से पता चलती रहीं। आपकी बातों में बस सोनोबर खान की मौत और आपकी पलवशा से शादी मेरे लिए नई बात है। बाकी आपने जो ही अपनी कहानी शुरू की, मैंने आपको फ़ौरन पहचान लिया था। मैंने भी, गुलगारे भी पीछे नहीं रही थी, क्योंकि जो लोग बाबा जान के साथ बैठक में मसरूफ़ गुफ्तगू होते हैं, मैं उनकी सारी बातें सुना करती हूँ। मैं इनकसारी से बोला, खैर मेरी निशानाबाजी के मुताल्लिक तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई से काम लिया है, वरना इतना अच्छा निशानाबाज होता तो उस दिन गुलगारे बहन का चैलेंज कबूल न कर लेता। वो सरहद से बोली, मुझे क्या पता था कि आप SS हैं। मैंने कहा, अच्छा आपने सारी कहानी सुन ली है ना, अब जाएं और आराम करें, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। वो बेपरवाही से वालिद का सर दुबाती रही। एक लम्हा उसे घूरने के बाद मैं शमरेज़ खान की तरफ मतवज्जे हो गया। इस दौरान उसने भी नज़रें चुराने की कोशिश नहीं की थी। शमरेज़ चचा, अब तो आप मशवरा दे सकते हैं ना? वैसे आपकी बीवी ने तो बेवकूफ़ी की है, लेकिन इतना पता चलता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी उस बेवकूफ़ी से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, वो इसका अंदाज़ा न कर सकेगी। इसके लिए सबसे अहम काम उसकी जान बचाना है, और जिन हालात में उसने घर छोड़ने का फैसला किया, ऐसे हालात में उससे बेहतर कुछ सोचा भी नहीं जा सकता था। गुलगारे हमारी गुफ्तगू में माल हुई। मैंने फ़ौरन कहा, हाँ आप भी औरत हो, अपनी हमजात की तरफदारी करो। तो क्या करती? आपको बेगुनाह तशद्दुद का निशाना बनने देखती रहती, जबकि ना तो वो एक घरेलू खातून है और ना ही लड़ाई झगड़ा इसके लिए कोई नई चीज़ है। गुलगारे अपने मौक़िफ़ पर डट गई थी। अगर इससे कुछ हो गया फिर? मैंने अंदेशा ज़ाहिर किया। अगर वो हाथ पर हाथ दड़े बैठी रही तो आपको कुछ हो जाता फिर? इसे कुछ तो इंतज़ार करना चाहिए था ना। मैंने यूं झिल्लाते हुए कहा, गोया पलवशा को गुलगारे ही ने अफ़गानिस्तान भेजा होता। इंतज़ार करने वाले अमूमन घाटे में रहते हैं, और मुआफ़ करना आपकी बातों से लग रहा है गोया चाहत के इजहार का हक सिर्फ आप ही को हासिल है। अगर आप उसके अफ़गानिस्तान जाने पर इतने परेशान हैं तो खुद सोचें, आपके एजेंसियों के हाथों गिरफ्तारी पर उस पर क्या बीती होगी, जबकि उसे यह भी मालूम था कि आप एक मुनज़्ज़म साजिश का शिकार हो चुके हैं और आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत एजेंसियों तक पहुंचा दिए गए हैं।
आप उसकी बड़ी तरफदारी कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं उसे हक पर समझती हूँ। आप बेजा ही उससे खफा हो रहे हैं। मैं खफा नहीं, परेशान हूँ, और उसकी वजह से मुझे अपनी सलाहियतें दो मुहाज़ों पर लगाना पड़ रही हैं। आप अलवशिया की तलाश को छोड़ें और असल काम पर तवज्जो दें। वो बाकायदा बहस पर उतर आई थी। शिमरेज़ खान मुतबस्सम होकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए हर काम से अहम पलवशा की हैरियत है। गुलगारे के चेहरे पर अजीब सा तासर उभरा, जिसकी तवज्जो से मैं कासर था। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक गहरा सांस लेते हुए बोली, आपकी बातों से ज़रा भी नहीं लग रहा कि आप वही एस हैं जिसके वाक़यात सुनकर हम बाप बेटी इतने ज़्यादा मुतासर हो गए थे। कहा तो है इस बार लोग कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई से काम लेते रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पलवशा खान ने अफ़गानिस्तान में जाकर किसको तलाश करना है? अल्बर्ट ब्रोक को? और पलवशा की तलाश के अलावा आपका मुतमईन नज़र क्या है? उसने दूसरा सवाल पूछा। मैंने फ़ौरन कहा, अल्बर्ट ब्रोक की तलाश। तो जब आप दोनों की मंजिल एक ही है तो दाएं बाएं टामक टोइयां मारने की बजाय सीधा अपने काम पर तवज्जो दें। उम्मीद है पलवशा खान भी आपको अल्बर्ट ब्रोक के दाएं बाएं मिल ही जाएगी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उसका मशवरा रद्द करने के काबिल नहीं था। मैंने तहसीन आमेज़ अंदाज में उसकी तरफ देखा। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी छोटी बहन इतनी समझदार हो सकती है। सही कहा, उसने मुंह बनाते हुए ऊपर नीचे सर हिलाया। मर्दों के नज़दीक औरत हमेशा फालतू ही बातें करती रहती है। उसी वजह से तो बाबा जान भी कहते रहते हैं कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, बेटा हूँ। गोया बेटी से तो बहादुरी और अक्लमंदी की तवक्का अबस है। मैंने वजाहत करते हुए कहा, खैर ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने हैरानी आपके औरत होने पर नहीं बल्कि कम उम्र होने पर जाहिर की है। उसी तरह शमरेज चचा उस वजह से आपको बेटा नहीं कहते कि उनकी नज़रों में बेटी बहादुर नहीं हो सकती, बल्कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि किसी की तारीफ़ करने के लिए अमूमन तशबीह का सहारा लिया जाता है। जैसे कहा जाता है, फ़लाँ तो शेर है, शेर। अगर मैं पूछूं क्या एक जानवर इंसान से बेहतर हो सकता है, तो आपका जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। लेकिन कभी किसी ने खुद को शेर कहने का बुरा नहीं मनाया होगा। यूँ ही आपका एतराज़ करना भी नहीं जचता। बातें बनाना तो मर्दों का खासा है। मेरी बात से इख्तलाफ न करने के बावजूद वो मेरी वजाहत कबूल करने पर राज़ी नहीं थी। इसे छोड़ें चचा, आप कोई मशवरा दें ना। मैं इससे बहस करना तर्क करते हुए शमरेज़ खान की तरफ मतवज्जे हो गया था। वो बोला, एक बात तो तय हो गई ना कि आप पलवशा की बजाय अल्बर्ट ब्रोक की तलाश में निकले हैं। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। उससे बेहतर मशवरा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब रह गई अल्बर्ट ब्रोक की बात, तो उसके मुतालिक आपको मुजाहिदीन से कोई रहनुमाई नहीं मिल सकती। इस ज़मन में या तो सनोबर खान के कायम मकाम से मदद मिल सकती है कि आप उसी से अमेरिकनों के काम लेना है, या आप किसी अमेरिकी को अगवा करके अल्बर्ट ब्रोक के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। हो न हो, मैंने पर ख्याल अंदाज में कहा, इसका मतलब है मुझे मलक गुलबदीन या मलक फ़िरोज़ खान पर हाथ डालना चाहिए था। गालबन आप तो रेर खान के मलक फ़िरोज़ खान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। और ये गुलबदीन कौन है? मैंने जवाब दिया, ये दीदान का सरदार है और शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का करता धरता रहता है। बहरहाल बेहतर यही है कि अब पीछे जाने की बजाय आगे का ही रुख करूं। यूँ भी आपकी पलवशा भी आगे जा चुकी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपने तो हर पछतावे का खात्मा कर दिया है। उससे पहले कि कोई जवाब देता, अचानक छत पर हल्का सा दबाका हुआ, यूं जैसे कोई दीवार से नीचे उतरा हो। कमरों की छत से चार दीवारी करीबन 4.5-5 फीट ऊंची थी। मैं सवालिया अंदाज में शमरेज़ खान की तरफ देखने लगा। मेरे कुछ कहने से पहले वैसे ही आवाज़ दोबारा उभरी और मेरे दिल में थोड़ा सा शक था, वो भी दूर हो गया। यकीनन वो मूजी रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाने पहुंच गए थे। गुलगारे के चेहरे पर भी गहरी तशवीश और अंदेशे ज़ाहिर हो रहे थे। हालांकि छोटी मोटी बातों को वो खातर में ही नहीं लाया करती थी। मैं फ़ौरन लहाफ से बाहर निकला। बूट डालने का वक्त नहीं था। पाँव हवाई चप्पल में डालकर मैंने सर पर गर्म टोपी रखी और अपनी क्लाशनकोफ काक करते हुए हाथ में पकड़ ली। शमरेज़ चाचा की चारपाई को दरवाजे के सामने से हटा दो। समर खान और रंधड़ा को भी दरवाजे के सामने न आने देना। गुलगारे को ज़रूरी हिदायत देते ही मैं छत पर चढ़ने के लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया था। गुलगारे ने कुछ कहने के लिए लब खोलने चाहे, मगर उसकी बात सुनने के लिए मैं रुका नहीं था। दूसरे कमरे के शिमाली मगरबी कोने में लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी, जिसका अख्ताम छत पर बने हुए मोर्चे में होता था। उनके घर में 2 मोर्चे बने हुए थे। एक घर के सामने की तरफ शिमाल की जानिब और दूसरा घर की अगबी जानिब जनूब की मगरबी जानिब था।
دونوں مورچوں پر جانے کے لیے علیحدہ علیحدہ سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ مورچوں پر لوہے کے مضبوط دروازے لگے تھے جو اندر کی جانب بند ہوتے تھے۔ میں سرحد سے سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا چھت کے سراغ سے مورچے میں داخل ہوا۔ مورچے کے دروازے پر مجھے کھسر پھسر سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کوئی دروازے کو کھولنے کی کوشش میں ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوا اور ان کی سرگوشیوں کی آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ سنگین خانہ دروازہ اندر سے بند ہے اور ہول اتنے چھوٹے ہیں کہ اندر نہیں گھسا جا سکتے۔ تو پھر دوسرے مورچے کا جائزہ لیں۔ شاید اس مرتبہ بولنے والا سنگین خان تھا، یقیناً وہ بھی اندر سے بند ہوگا۔ ایک تیسری آواز ابھری، ہمیں صحن میں ہی اترنا پڑے گا، لازماً انہوں نے کمرے کے دروازے بھی اندر سے بند کیے ہوں گے۔ یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے سنگین خان کو پکارا تھا۔ پھر سنگین خان کی آواز میں بے چینی تھی، دیکھ لو، تمہیں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہو، اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ گھر میں کم از کم 2 ہتھیار بردار مرد موجود ہیں۔ تیسرے مرد نے اندیشہ ظاہر کیا تھا، الفت جان، کیا میں نے تمہارے لیے کبھی خطرہ مول نہیں لیا؟ سنگین خان کی آواز میں گہری خفگی تھی۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ الفت جان جھلاتے ہوئے بولا، فقط مشورہ ہی دیا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی ترکیب سوچو کہ ہمیں ناکام نہ لوٹنا پڑے۔ یہ وہی تھا جس نے سنگین خان کو دروازہ بند ہونے کی اطلاع دی تھی۔ سنگین خان بولا، میرا خیال ہے نیچے اتر کر دیکھتے ہیں، اگر دروازے بند ملیں گے تو صبح کا انتظار کر لیں گے، جیسے ہی وہ اٹھیں گے ہم چاپ لیں گے۔ الفت جان یہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، مطلب تم اس لڑکی کو حاصل کیے بغیر نہیں جانے والے؟ بالکل بھی نہیں، سنگین خان حتمی لہجے میں بولا، جب سے اسے دیکھا ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اسے پائے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ الفت جان نے کہا، اچھا یار، وزیر بادشاہ اور سلیم جان کو بھی اوپر ہی بلا لو، وہ ساری رات باہر تو نہیں کھڑے رہیں گے۔ ٹھیک ہے اسفند یار، اس سے متفق ہوتا ہوا بولا۔ وہ یقیناً ان آدمیوں کو اوپر لانے کے لیے چل پڑا تھا، مگر اس کے قدموں کی آواز مجھے سنائی نہ دی تھی۔ وہ نہایت احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نے مورچے کے ہول سے احتیاط سے باہر جھانکا۔ مورچے کے اندر اندھیرا تھا اور میرا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ برف باری کب کی رک چکی تھی، آسمان بھی صاف تھا۔ 18-19 کے چاند کی روشنی سفید برف پر منعکس ہو کر ماحول کو خوب روشن کیے ہوئے تھے۔ مورچے کے دروازے پر کھڑے آدمی تو مجھے نظر نہ آ سکے، البتہ اسفند یار دیوار کی جڑ میں قدم رکھتا ہوا دروازے سے دور جاتا نظر آ گیا تھا۔ مجھے ان کی بے وقوفی پر حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ کچی چھتوں پر جتنی بھی احتیاط سے قدم رکھا جائے، نیچے موجود آدمیوں کو لازماً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چھت پر چل رہا ہے، البتہ کوئی گہری نیند میں بھی ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، شاید انہیں یہ لگا ہوگا کہ تمام سو رہے ہیں، اور یہی بات ان کی حماقت کی وجہ بنی ہوگی۔ واقعی جب انسان کے دماغ پر کسی عورت کے حصول کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا۔ سنگین خان کے غلاظت بھرے بھیجے میں معصوم رنڑا کا نوخیز اور پرکشش جسم سمایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار شمریز خان کے گھر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور اس کا ایک ہی علاج تھا کہ گندے خیالات سے بھری کھوپڑی اس کے سر پر باقی نہ رہنے دی جاتی۔ اس کے علاوہ تو رنڑا کا خیال اس کے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک ہلکی آہٹ کے ساتھ کسی نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ یقیناً وہ گلگارے تھی جو محتاط انداز میں چلتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کچھ بول نہ دے۔ میں نے فوراً مڑ کر اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما دیا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اسی وقت سنگین خان نے بے صبری ظاہر کرتے ہوئے کہا، نیچے اتریں، اور اس کے بولنے کے بعد مجھے گلگارے کو کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کہ اسے ساری صورتحال واضح ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا کر میں دوبارہ دروازے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹھہرو، انہیں اوپر تو آنے دو، الفت خان نے میری دل لگی کی بات کی تھی، میں بھی ان کے اوپر آنے کا ہی منتظر تھا۔ وہ تو آ جائیں گے نا؟ سنگین خان نیچے جا کر جلد از جلد دروازوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شاید اس کے دل میں کسی کونے میں دروازہ کھلا ہونے کی امید روشن تھی، اور نفسانی خواہشات اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ رسی کے بغیر چھت سے کودو گے تو کتنا دھماکہ ہوگا یہ بھی سوچا ہے؟ الفت جان نے اس کی بے صبری پر ڈانٹا، اور ہوش سے کام لو، وہ کہیں سج سنوار کر اپنے دھلے سنگین خان کی منتظر نہیں کہ تم مرے جا رہے ہو۔ ہاں الفت جان، تم نے اسے دیکھا نہیں، ورنہ یہ بکواس نہ کرتے۔ یقین کرو، دودھ کی طرح سفید، مکھن کے پیڑے کی طرح ملائم اور چاند کی طرح روشن چہرہ ہے اس کا۔ اگر چہرے کی یہ حالت ہے تو باقی بدن کیسا ہوگا؟ اوف، یہ تو ایک چیونٹی کی رفتار سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔
संगीन खान रंद्रा की तारीफ करते करते अपने साथियों की सुस्ती पर शिकवा कना हुआ। इसे बिल्कुल ही करार नहीं आ रहा था। न जाने गुज़िश्ता रात उसने कैसे सब्र कर लिया था। शायद मौसम की खराबी आड़ आ गई थी, मैंने सोचा, मगर उसके साथ मुझे ख्याल आया कि ख़राब मौसम में तो ऐसे कामों के लिए मुफीद होते हैं। उसकी घटिया गुफ्तगू गुलगारे ने भी सुन ली थी और यह नामुमकिन था कि वो बात की तह तक न पहुंच गई हो। अपनी छोटी बहन के मुतल्लिक ऐसी बातें सुनकर वो यकीनन गुस्से के साथ खफत भी महसूस कर रही थी। मैं मोर्चे के हॉल से बाहर झांकने लगा। छत की उस जानिब कोई दूसरा हॉल मौजूद नहीं था। उस वजह से गुलगार भी मेरे करीब आकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गई थी। वो खुशनुमा, भरपूर और गजार जिस्म की मालिक एक नुखैस दोशीज़ा थी, जबकि मैं आम ख्वाहिशात से मगलूब होने वाला एक गुनहगार जवान। उसकी कुर्बत मुझे महंगी पड़ सकती थी और मैं नहीं चाहता था कि एक काबिल एहतराम और पाकीज़ा ख़यालात के हामिल लड़की के बारे में मेरे जहन में कोई गंदा ख्याल परवरिश पाकर हमेशा की शर्मिंदगी मेरा नसीब बन कर दे। यूँ भी शैतान खून की तरह इंसान की रगों में दौड़ता है। हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर मैंने फ़ौरन उसे बाजू से थाम कर नरमी से दूर धकेल दिया था। गोया ऐसी हरकत नरमी से की जाए या सख्ती से मुखालिफ को नहायत नागवार गुजरती है, बल्कि सनफ नाज़क को तो शर्मसार कर देती है। लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। वो कुछ कहे बिना दूर हो गई। अलबत्ता अंधेरे की वजह से उसके चेहरे के तासरात मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कि मैं उसके गुस्से या शर्मिंदगी का अंदाज़ा कर पाता। मैं दोबारा हॉल से बाहर झांकने लगा। छत का दूसरा किनारा इतनी दूर नहीं था कि मुझे उनके वाज़े हैवले दिखाई न देते। यूँ भी बर्फ़ पड़ जाने के बाद चांदनी रात में माहौल कुछ ज़्यादा ही रोशन हो जाता है। पहले वहाँ सिर्फ असफंद यार मौजूद था, इसके बाद एक हैवले का इजाफा हुआ और दीवार से एक तीसरा हैवला भी छत पर उतर रहा था। उनके नीचे मौजूद दोनों साथी ऊपर पहुंच गए थे। मैं उनके इरादों को भी जान गया था और उनमें से किसी की ज़िंदगी भी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती थी। न मैंने किसी से कोई पूछगछ ही करनी थी। क्लाशिनकोव को नीचे से काक करके आया था कि क्लाशिनकोव काक करने से अच्छी खासी आवाज़ उभरती थी। हाथ से टटोल कर मैंने सेफ्टी लीवर को ब्रेस्ट पर सेट किया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया था। दरवाजे के बोल्ट को अगर मैंने एहतियात से खोलता तो ज़रा सी भी आवाज़ निकलने पर संगीन खान और उल्फत जान चौकना होकर संभल सकते थे। उसके बरक्स बोल्ट को एक झटके से खोलने पर आवाज़ तो ज़रूर पैदा होती, मगर उनके संभलने से पहले मैं दरवाज़ा खोल चुका होता। मैंने दूसरी तजवीज़ पर अमल करने का सोचा और दरवाजे के बोल्ट पर मजबूती से हाथ जमाकर एकदम बोल्ट खोलकर दरवाजे के अकेले पट को अंदर की तरफ खींचा और वो दोनों अपने साथियों की तरफ रोक करके खड़े थे जो उन्हीं की तरफ चल पड़े थे। बोल्ट खोलने की आवाज़ पर वो उछल कर संभले। संगीन खान के मुंह से बेसाख्ता का क्या है निकला था, लेकिन वे आखिरी अल्फाज था जो उसके लबों से अदा हुए थे। इंसान भी कितना अनजान और लाइलम है। नफसानी ख्वाहिशात से मगलूब रंद्रा के नोखीज़ बदन को रौंदा करने का मंसूबा बनाने वाले संगीन खान को यह मालूम नहीं था कि मौत उसके कितना करीब पहुंच चुकी थी। उसके रंद्रा की चीखें और आहें सुनने के मुतमई कानों में क्लाशिनकोव की भयानक टरटराहट मौत का नगमा बन चुकी थी। उसने लज्जत के अरूज के हसूल का मंसूबा बनाया हुआ था और रब ने अजियत की इंतहा उसके मुकद्दर में लिख दी थी। क्लाशिनकोव के फायर की आवाज़ से अपने दोनों साथियों के नीचे गिरने पर एक लम्हे के लिए वो बदहवास होकर साकत हो गए थे। मैंने ट्रिगर से उंगली हटाए बगैर बैरल का रुख उनकी जानिब मोड़ा। उनमें से एक आदमी ने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की और फ़ौरन दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब कूदने की कोशिश की, मगर छत के सार मुतसिल दीवार पर चढ़ने तक उसकी अपनी कोशिश का अमल दखल था, जबकि उसे दूसरी जानिब गिराने में सरासर क्लाशिनकोव की गोलियों का कमाल था। संगीन और उल्फत जान के तड़पने की रफ्तार में ठहराव आता जा रहा था, जबकि दूसरा दवा भी अब तक अपने हाथ पांव झटक रहे थे। वो एक मासूम कली को तड़पाने आए थे, उन्हें खुद तड़पना पड़ गया था। इसी को मुकद्दर कहते हैं। यही मौत की घाट होती है। यही फ़र्क इंसान और अल्लाह पाक के बनाए हुए मंसूबे में होता है। एक तरफ इंसान तजवीज़ बना रहा होता है और दूसरी जानिब अल्लाह पाक एक फ़ैसला फरमा चुका होता है, और होता वही है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दिया हो। वो जालिम थे और जालिमों पर अल्लाह पाक की लानत होती है, जबकि लानत का मतलब है अल्लाह पाक की रहमत से दूर होना। वो भी अपने गंदे मंसूबों और गलीज़ ख्यालात के साथ तौबा की तौफीक पाए बगैर मर्दार हो गए थे।
गोया मुझे यकीन था कि दीवार से कूदने वाला मेरी गोली खा कर ही दूसरी जानब गिरा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बार नीचे झांक कर देखना ज़रूरी समझा था। उसकी मड़ी तड़ी लाश दीवार के साथ ही पड़ी थी। उस वक्त गुलगारे भी मोर्चे से निकल आई। मुझे मुखातिब किए बगैर वो हाथ में मौजूद टार्च जलाकर उनके चेहरे देखने लगी। उनके चेहरों पर अजियत सबत होने के बावजूद मुझे पहचानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। वो वही पांचों थे जो इस दिन धमकाने आए थे। मोर्चे के दरवाजे के साथ गिरने वाला उल्फत जान और संगीन खान था। उसके पास एक 30 बोर पिस्तौल और दूसरे के पास क्लाशिनकोव थी, जबकि दूसरे कोने पर पड़ी लाशों के पास 12-12 बोर बंदूक, 8mm और एक पिस्तौल पड़ा नजर आ रहा था। दीवार से कूदने वाला अपनी राइफल वहीं फेंक गया था। इनकी लाशों का क्या करें? मैं जानता था कि वो खफा है, उसके बावजूद मैं उसे मुखातिब करता हुआ बोला। मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो वहाँ पड़े हथियार समेटने लगी। मैंने कुछ पूछा है? मैं इसे दोबारा मुखातिब करता हुआ बोला, मगर बेपरवाही से तमाम हथियार उठाकर वो वापस मोर्चे की जानिब चल पड़ी। मुझे अच्छी खासी सबकी का एहसास हो रहा था, गोया मैंने भी उसकी तौहीन की थी, मगर मेरा मकसद हरगिज़ इसकी तौहीन या सबकी का ना था। मैंने फ़क्त हिफाजती तदाबीर पर अमल किया था, मगर वो जानबूझकर मेरी हतक करने पर तुल गई थी। सर झटक कर मैं भी उसके पीछे चल पड़ा था। कमरे में उसकी बहन अपने बाप की बगल में घुसी थी। वो गुलगारे की तरह बनना चाहती थी, मगर उसकी तबीयत मुझे गुलगारे से यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। गुलगारे बहादुर, दलेर और हौसला वाली थी, जबकि रनरा रवायती लड़कियों की तरह डरपोक, सहमी हुई और जल्दी घबरा जाने वाली थी। समरहान अलबत्ता मुझे काफ़ी हौसले वाला लगा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, उस वक्त गुलगारे बाप को तमाम मौजियों के मरने की इतला दे चुकी थी। मैंने अंदर दाखिल होकर पूछा, चचा शमरेज, उन लाशों का क्या करें? लाजमी बात है ज़मीन में दबाना पड़ेंगी। इतना बड़ा गड़ा खोदने में तो सुबह हो जाएगी। गड़ा खोदने की क्या ज़रूरत है? हमारे घर के शिमाली जानिब जो अखरोट के 2 बड़े दरख्त हैं ना, उनकी मगरबी जानिब थोड़ी सी ढलान उतर कर एक काफ़ी बड़ा गड़ा मौजूद है। गुलगारे बेटी आपको वो जगह दिखा देगी, वहाँ फेंक कर ऊपर पत्थर फेंक दो। ऐसों को ऐसी ही कब्र दस्तयाब हुआ करती है। समरहान चला जाएगा, मुझे सख्त नींद आ रही है। वो इतनी खफा थी कि मेरे साथ जाने पर भी राज़ी नहीं थी। मैंने फ़ौरन कहा, समरहान, मैं छत पर पड़ी लाशों को शिमाली जानिब फेंक कर आता हूँ, तुम कोई टार्च और बेलचा वगैरह ढूंढ लो। जी लाला कहकर उसमें इस बात में सर हिलाया। मैं दोबारा मोर्चे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक एक करके मैंने चारों लाशों को शिमाली जानिब से दीवार से बाहर फेंक दिया था। मेरे कपड़े तो उनके गंदे खून से नापाक हो गए थे, लेकिन ये कपड़े शमरेज खान के थे, इसीलिए मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी। मोर्चे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके मैं नीचे उतर आया था। गुलगारे अपने लाख में गुम हो चुकी थी। रनरा भी बहन की मौजूदगी से हौसला पाकर अपनी चारपाई पर पहुंच चुकी थी। मैं सरसरी नज़र उन पर डालता हुआ दूसरे कमरे में पहुंच गया, जहां समरहान चौड़े मुंह वाले बेलचे और टार्च के साथ मेरा मुंतज़िर था।